या कि हम लोगों ने फेयरली आके फेयर असिस्टेंस की कोर्ट की और बताया जी कि ये चीजें ये उठा लें। जब वो चीजें उठा लेंगे तो हमारी टू दी पॉइंट और रेलिवेंट हो जाएगी क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये तो वो है जहां पे एडमिशन है कि ये चीजें मौजूद हैं। अब यहाँ पे हमारा क्लाइंट हमें ये बताता है जी कि इसने तो ये चीजें दी नहीं। अभी हमारे पास एक केस चल रहा है, उसमें हमें अंदाजा था कि शादी किस तरह हुई है, यानी कि सेकंड मैरिज। चले मैं उसके फैक्ट्स नहीं डिस्कस करता कि होता ये, सिंपली मैं ये कहता हूं कि उसमें वो आर्टिकल दी नहीं गई होती जो एक्सीजरेट करके, जिनकी अमाउंट एक्सीजरेट करके या लिस्ट को एक्सीजरेट करके लगा दिया जाता है। हमारे इस केस में तकरीबन 50 लाख रुपए से ज्यादा की डावरी आर्टिकल की लिस्ट उन्होंने दी। अब ये जब लिस्ट दी ना, तो हमारे क्लाइंट ने बताया जी कि उसके पास जो डावरी आर्टिकल हैं वो तो बिल्कुल ही महदूद हैं। उसने, हम लोगों ने जब तसल्ली की कि ये दुरुस्त कह रहा है, फिर उसके बाद अब क्रॉस एग्जामिनेशन हमारी स्टार्ट होगी कि जब हम देखेंगे कि इतना बड़ा डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है। अब देखें, इसमें सबसे पहले जो डिटरमिन करना है कि क्या जो डावरी आर्टिकल की लिस्ट लगी है, क्या इस लड़की की या इसके पेरेंट्स की इतनी वर्थ है कि ये लिस्ट दे सकते हैं, ये इतना सामान दे सकते हैं कि नहीं। वो कैसे अंदाजा होगा? वो अंदाजा उस वक्त होगा जब आप प्रॉपरली अपने क्लाइंट से ब्रीफ लेंगे। प्रॉपरली ब्रीफ से मुराद ये है कि आपको डिटेल पता होगी कि इसके फादर क्या करते थे, इसके भाई क्या करते हैं, अगर इसको चचा मामा ने दिया, मामू ने दिया हुआ तो वो क्या करते हैं, इनका कस्टम क्या है। अब इन चीजों को देखने के सबसे पहले हमें उसकी वर्थ यानी उनकी माली हैसियत का अंदाजा लगाना होगा पार्टीज का। अब सपोज हम डिफेंडेंट की तरफ से हैं, हस्बैंड की तरफ से हैं, और खातून ने क्लेम किया होगा कि उनका, हमें कौन बताएगा? हमें ये चीजें उसका हस्बैंड बताएगा। आप उनको ऑफिस बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि बताएं जी इनके फादर क्या करते हैं। वो सपोज बताते हैं इनकी इतनी, यानी आपका क्लाइंट कहता है जी ये इतना सामान दे ही नहीं सकते। अब आपने किसको शैटर करना है? उसकी माली हैसियत को। सपोज हमारे केस में ये हुआ, जब क्रॉस एग्जामिनेशन की तो उसमें सारा केस उड़ गया। वो आप जिस दोस्त को क्रॉस एग्जामिनेशन की वो कॉपीज चाहिए होंगी वो बताइएगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा उनको क्रॉस एग्जामिनेशन, शॉर्ट सी क्रॉस एग्जामिनेशन की उस पे। और उससे कहा कि ये बात दुरुस्त है कि आपके अब्बा जी 1994 में उनका इंतकाल हो गया था। अब देखें, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका डिनाइल कोई नहीं है। उसने कहा जी ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि आप बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। उसने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। ये दुरुस्त है कि आपके अब्बा जी एक क्लर्क रिटायर्ड हैं, दुरुस्त है जी। ये दुरुस्त है कि आपके अब्बा जी की पेंशन आती थी जिसपे आप सब बहन भाइयों का गुजारा था। उसने कहा नहीं जी, इसमें हमारी सपोज फलां इनकम थी। उसने ये बता दिया। जब उसने ये बताया तो बताया कि आपने क्या अपने, ये दुरुस्त है कि आप अपने दावे में इस इनकम का जिक्र नहीं किया, आपने अपने बयान में इस इनकम का जिक्र नहीं किया। अब जब ये दोनों में नहीं आया तो फिर इसमें कहा कि ये जो अपनी इनकम का ये सोर्स है, ये मैं अपने केस को मजबूत करने के लिए इंप्रूवमेंट कर रही हूं। आप हमारी वीडियो देखिएगा कि व्हाट इज इंप्रूवमेंट। क्रॉस एग्जामिनेशन में जब अपनी इन चीफ कराते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट क्या होती है? इंप्रूवमेंट ऐसी चीज है जो दावे में या बयान अल्फी में या बयान में वो ना की गई हो और आखिर में आगे उन्होंने ये अपनी एविडेंस में वो चीज दे दी हो। अब जो चीज अपनी एविडेंस में दी जाएगी, ये याद रखें, इंप्रूवमेंट। क्रॉस एग्जामिनेशन में जब आप इंप्रूवमेंट साबित कर देते हैं तो ये इंप्रूवमेंट डिसऑनेस्ट इंप्रूवमेंट कहलाती है। और जब डिसऑनेस्ट इंप्रूवमेंट हो तो इस पर मैं आपको जजमेंट प्रोवाइड कर दूंगा कि डिसऑनेस्ट इंप्रूवमेंट जो होती है वो अगर एक से ज्यादा डिसऑनेस्ट इंप्रूवमेंट पाई जाए तो ऐसे विटनेस का बयान जो है वो काबिले यकीन नहीं होता, कोर्ट उस पर रिलाय नहीं करती जिसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हों। और इंप्रूवमेंट्स को कैसे करते हैं मैं रिपीट कर देता हूं। आप कहेंगे ये बात दुरुस्त है कि आपने बयान का जो ये हिस्सा है ये आपने अपने दावे में नहीं लिखा। दूसरा, आप कहेंगे कि ये दुरुस्त है कि आपने अपनी एविडेंस या आपने अपने बयान अल्फी, क्योंकि फैमिली केस में बयान अल्फी होता है, बाकी में इन चीफ होता है, आपने अपने इन चीफ में भी नहीं लिखा। जब वो ये एडमिट कर लेंगी तो तीसरा आपका सवाल उस पर आएगा कि ये गलत है कि मैं अपने बयान का ये हिस्सा अपने केस को मजबूत करने के लिए डिसऑनेस्ट इंप्रूवमेंट के तौर पे बयान कर रहा हूं। जब आपका ये आएगा तो याद रखें, आपने पहले दोनों सवाल कर दिए। क्या सवाल किया? पहला
कि आपने अपने दावे में ये नहीं लिखा। दूसरा सवाल कर दिया, आपने अपने बयान में या एविडेंस इन चीफ में ये नहीं लिखा। इसके साथ अगर आप ये सजेशन नहीं देंगे, सजेशन का क्या मतलब होता है, हमारी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सजेशन आपको इंशाल्लाह उससे आपकी असिस्टेंस हो जाएगी। सजेशन क्या है? अगर आप सजेशन शॉर्ट करता हूं, सजेशन बेसिकली आपका मौकफ होता है। जो आपका मौकफ होता है उसे सजेशन को लिखाते कैसे हैं? वो लिखाते हैं सजेशन को, ये गलत है कि, यानी कि मेरा मौकफ है कि ये आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और क्यों इंप्रूवमेंट कर रहे हैं? ये डिसऑनेस्ट इंप्रूवमेंट आप अपने केस को तकवीयत देने के लिए या अपने झूठ को छुपाने के लिए कर रहे हैं। जब तक आप साथ ये सजेशन नहीं लिखाएंगे तो आपके पहले दो सवाल का कोई मकसद नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली होता है, सजेशन क्या होती है? सजेशन ये होती है कि जब आप अपना मौकफ बयान करते हैं और वो आपको अपना रिक्वायर्ड जवाब नहीं मिलता जब आप सवाल करते हैं, अब उसमें आप इससे पूछना क्या चाहते हैं? यहां कंफ्यूजन हो गई, दोनों पार्टीज के फायदे में जा रहा है सवाल। आपके सवाल का जवाब उस वक्त कोर्ट असर्शन करेगी आपकी सजेशन से। अगर आपने कोई सजेशन दी है उसको रिलेट करेगी और कोर्ट समझ जाएगी कि इससे आपका ये मतलब था। अब मैं इब्तिदा इसमें कर रहा हूं कि मैंने क्या सवाल आपसे किया? वो सवाल किया इनके सोर्स ऑफ इनकम के मुतालिक, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब साबित हो गया कि इनके फादर जो थे फौत हो गए, इनके भाइयों में इनके भाई छोटे थे जो कि तालीम हासिल कर रहे थे, ये भी तालीम हासिल कर। फिर सवाल अगला आ गया कि आपकी इतनी तालीम है, इस दौरान आप जेर तालीम रही हैं, यानी कि कोई सोर्स ऑफ इनकम साबित नहीं हुआ। जब ये कोई सोर्स ऑफ इनकम साबित नहीं हुआ तो आप आगे सजेशन देंगे कि क्योंकि हमारे माली वसाइल इतने थे ही नहीं जिनके ना होने की वजह से ये सारे हम डावरी आर्टिकल खरीद सकते। ये डावरी आर्टिकल, अब वो फौरन कहेगी कि इसमें जो ये चीजें थी ना, ये मुझे मेरे मामू ने गिफ्ट की थी। फिर आप क्या लिखेंगे? फिर सवाल, अब आपके ज़हन में सवाल आ जाना चाहिए। क्या सवाल होगा? क्या जी? यस, एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच जी। आप माशाल्लाह प्रॉपरली हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। फिर ये सवाल किया कि दुरुस्त है कि आपने अपने दावे में नहीं लिखा। अच्छा, सपोज उसने दावे में लिख दिया। इससे अगली चलते हैं जी कि ये मुझे मामू ने दिया था, ठीक है। तो आप कहेंगे ये दुरुस्त है कि आपके मामू यहाँ शहादत के लिए नहीं आए, तशरीफ लाए, ठीक है। और फिर आप कहेंगे वो इसलिए नहीं आए कि ना उन्होंने कोई आपको सामान दिया और ना ही आपके झूठे मौकफ की वो आके उसकी झूठे मौकफ की तायीद करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह करके आपने उसमें डाउट क्रिएट करना है। ये आगे इनकी माली हैसियत। अब देखें, केस टू केस वेरी करता है। आपने हर केस में ना इसको अप्लाई उस तरह करना है। सपोज एक माली हैसियत मौजूद है उनकी और वो दे भी सकते हैं, लेकिन माली हैसियत होने के बावजूद उन्होंने कोई नहीं दिया। अब इसमें ये क्या होगा कि आप जब डिफेंडेंट की तरफ से हैं तो आप उनसे कहें, डिमांड करेंगे कि ये दुरुस्त है कि आपने आपकी शादी के मौके पर वीडियो बनी थी, सामान की वीडियो बनी थी, आपकी शादी के मौके पर तस्वीर भी बनी थी। वो कहेगी जी डेफिनेटली बनती हैं। ये दुरुस्त है कि आपने किसी डावरी आर्टिकल की तस्वीर नहीं लगाई, आपने वो वीडियो नहीं लगाई, आपने इसलिए वीडियो और तस्वीर नहीं लगाई कि उस वक्त ये सामान दिया ही नहीं गया था, ये कम सामान था और इस तरह का सामान था। ये तो आ गया माली हैसियत के हवाले से। अब हम प्लेंटिफ हैं और हमने प्लेंटिफ होने के साथ जब जो दे रहे हैं उस पे आपने अपने दावे में वाज़े तौर पे लिखना है। देखिए, जब आप अपने दावे में लिखेंगे तो बयान अल्फी को आप उसी को कॉपी करेंगे या जुबानी बयान भी देंगे तो क्लाइंट को याद कराएंगे तो फिर आपको याद रहेगा। आपने अपने दावे में बाकायदा तौर पे मेंशन करना है जी के माली हैसियत को प्रूव करना है कि जी सपोज इसके फादर ये थे, इन्होंने ये जमीन बेची और ये वो करके, सपोज वो कहते हैं जी जमीन बेची, उसका सवाल आ सकता है कि ये दुरुस्त है कि आपने जमीन की फरोख्त का कोई सबूत नहीं लगाया, क्योंकि आपने जमीन फरोख्त ही नहीं की इसलिए कोई सबूत नहीं लगाया। सजेशन को साथ साथ आपने लेके चलना है। ये तो था माली हैसियत, बहुत लंबी जरा हो सकती है, केस टू केस वेरी करता है। मैं चाह रहा हूं कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? अब पहला ये आ गया, मैं थोड़ा सा टाइम आपका इसलिए लूंगा कि मैं चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस करने वाली, तो हम कोशिश करेंगे अगले 2-3 सेशंस में, 2 एक सेशन में हम सिर्फ फैमिली जो है उसको, फैमिली केसेस की जरा को कंक्लूड कर लें। अब उसके बाद आ जाता है जी लिस्ट आपने देखी, लिस्ट में आपने सेकंड जो कैटेगरी करनी है, कैटेगराइज करना है। देखिए, शादी के मौके पे ना गिफ्ट दिए जाते हैं लड़के को भी। सपोज लिखा होता है कि 10 मर्दाना सूट
सोने की अंगूठी, अच्छा उसके बाद सोने की चेन, घड़ी, अच्छा मर्दाना शूज, मर्दाना कोट, मर्दाना चादरें। अब आपने उस सारी में से ना ये सारी चीजों को अलग कर लेना है। परफ्यूम, इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, वो सारी जो मर्द से रिलेटेड हैं, आप इस पूरे में से एक्सट्रैक्ट करें और निकालें कि इसमें से मर्द के इस्तेमाल वाली कौन सी चीजें हैं। फिर उनसे आप सवाल करें कि ये दुरुस्त है आपने शादी के मौके पे इनको भी गिफ्ट दिया था। अब देखें वो ये कहेगी, अगर उनका वकील कोई हमारा सेशन सुन चुका हो तो वो उसको समझाएगा